नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं धार्मिक वाला। गौर करें खबरों पर, उसके पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल से बातचीत की। कोरोना वायरस लगातार नए वेरिएंट के जरिए साइंस और साइंटिस्ट को चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 7 मामले मिले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश में हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है। केरल में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, यानी वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। चीन के वुहान से लौटने वाली देश की पहली कोरोना मरीज कब 1.5 साल बाद फिर पॉजिटिव हो गई है। अब गौर करते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल से बातचीत की है। इसमें तीरंदाज दीपिका कुमारी और प्रवीण जाधव, टेनिस सानिया मिर्जा, बॉक्सर आशीष कुमार और मैरी कॉम, टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बन्ना और शरद कमल, रेसलर विनेश फोगाट, स्विमर साजन प्रकाश, शूटर 11 और हॉकी के मनप्रीत सिंह समेत 15 खिलाड़ियों शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शटलर पीवी सिंधु से भी बातचीत की थी। पीएम ने इस दौरान बताया, सिंधु बैडमिंटन प्रैक्टिस करती थी तो उनके माता पिता आइसक्रीम खाने से रोका करते थे। खेल में फिटनेस काफी मायने रखती है, इसलिए वे ऐसा करते थे। पीएम ने सिंधु से कहा था, टोक्यो से आपकी सफलता के बाद मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। पीएम ने बॉक्सर आशीष कुमार से बातचीत करते हुए क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया था। दरअसल आशीष ने कोविड से लंबी लड़ाई जीती है। इसके अलावा उन्होंने पिताजी को भी इस महामारी में खोया है। इस दौरान पीएम ने सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देते हुए कहा, उन्होंने अपने खेल से भी अपने दिग्वंत पिताजी को श्रद्धांजलि दी थी। आप भी बिल्कुल वैसा ही उदाहरण दुनिया के सामने रखते हैं। पीएम मोदी ने ओलंपिक के पदक जीतने वाले और वर्ल्ड चैंपियन रही मैरी कॉम से बातचीत करते हुए पूछा कि आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है। इस पर मैरी कॉम ने बताया कि बॉक्सिंग में उनके फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद अली है। मैरी कॉम ने कहा कि अली ही उनके लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी दौरान पीएम ने मैरी कॉम से उनके फेवरेट पंच के बारे में भी पूछा था। इस पर मैरी कॉम ने कहा, हुक्का उनका फेवरेट पंच है। कोरोना वायरस लगातार नए वेरिएंट के जरिए साइंस और साइंटिस्ट को चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट के 7 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। डेल्टा की तरह कप्पा वेरिएंट भी वायरस का डबल म्यूटेंट है। राजस्थान की राजधानी जयपुर का एसएमएस मेडिकल कॉलेज, दिल्ली की एक लैब और पुणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जीनोम स्कैनिंग यानी वेरिएंट की पहचान के लिए कोरोना पॉजिटिव सैंपल भेजता है। इसी सिलसिले में दूसरी लहर के दौरान 174 सैंपल भेजे गए थे। इनमें से 176 सैंपल डेल्टा वेरिएंट के और 5 कप्पा वेरिएंट के पाए गए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में 109 सैंपल जीनोम स्क्रीनिंग में 107 सैंपल डेल्टा प्लस के 2 सैंपल कप्पा वेरिएंट के निकले थे। डेल्टा प्लस और लैम्ब्डा के बाद कप्पा नाम के नए वेरिएंट का यूं कहत को कोरोना वायरस के नए रूप को लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को देश की हिल स्टेशन और मार्केट में बढ़ती भीड़ पर चिंता व्यक्त की है। हेल्थ मिनिस्ट्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा, लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ रहे। हम जब भी थर्ड वेव की बात करते हैं तो शायद उन्हें लगता है कि हम मौसम का अपडेट दे रहे हैं। शायद इसलिए कई जगह पर कोरोना प्रोटोकॉल के बिना भीड़भाड़ देखी जा रही है। इसी बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया, दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर दिखी रही है। इसमें हमें तय करना होगा तीसरी लहर का असर भारत पर ना पड़े। उन्होंने कहा, हर वक्त हर दिन दुनिया भर में 3.90 लाख नए केस सामने आ रहे, जबकि दूसरी लहर के दौरान 9 लाख केस सामने आ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, तीसरी लहर कब आएगी इस पर चर्चा करने की बजाय हमें इसकी नाराजगी पर ध्यान देना चाहिए।
इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंगलवार को चिंता जाहिर की थी। कहा कि हिल स्टेशन मार्केट के बिना मास्क प्रोटोकॉल के बिना भारी भीड़ उमटना ठीक नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। कुछ लोग सीना तान कर बोलते हैं तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा लोगों को समझना है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आती। आज सवाल होना चाहिए कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोका जाए, प्रोटोकॉल का कैसे पालन किया जाए। कोरोना अपने आप नहीं आती, कोई झाकर ले आता है तभी आती है। हम सावधानी बरतेंगे तो तीसरी लहर को भी रोक पाएंगे, ऐसा कहा गया था। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, लेकिन इसके विपरीत केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिन्होंने तीसरी लहर से छोड़कर देखा जा सकता है। वही देश में भी कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को देश में बीते 24 घंटे में 40,215 नए मरीज मिले थे। 623 लोगों संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी थी। इसमें एक दिन पहले यानी मंगलवार को 118 दिन बाद सबसे कम 31,443 नए मरीज मिले थे और 546 लोग संक्रमण से जान चली गई थी। कोरोना कहर काम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया जारी है। बाजारों और हिल स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। पीएम ने कहा आप लोगों को तीसरी लहर को रोकने के लिए अपनी मौज मस्ती को विराम लगाना होगा, सतर्क रहना होगा। केरल और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अचानक से संक्रमण के मामले में वृद्धि देखने को मिली है। केरल में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 17 और 18 जुलाई को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है, यानी कि वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। चीन के वुहान से लौटने वाली देश की पहली कोरोना मरीज करीब 1.5 साल बाद फिर पॉजिटिव हो गई है। केरल के त्रिशूर में रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट दिल्ली जाना चाहती थी, इसलिए उसने RT-PCR टेस्ट कराया था। उसी रिपोर्ट में मंगलवार को पॉजिटिव आई थी। त्रिशूर की DMO डॉक्टर KJ नीना ने बताया था उसे बिना लक्षण वाला संक्रमण हुआ है। 6 से 20 साल की उम्र में छात्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, सब हैरान हो गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल स्टूडेंट ने अब तक वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लिया। वह त्रिशूर जिले के मथिलाकम ग्राम पंचायत में रहने वाली है। चीन के वुहान शहर में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि 23 जनवरी 2020 को भारत लौटने के बाद वह वापस वुहान नहीं गई थी और ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। पिछले 30 जनवरी को उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। त्रिशूर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस इलाज चलने के बाद वह ठीक हो गई थी। मथिलाकम ग्राम पंचायत की हेल्थ इंस्पेक्टर शिबा ने कहा था वुहान से जो स्टूडेंट लौटी है उसने सबसे पहले मुझे ही घर आने की जानकारी दी थी। वो कोलकाता से रास्ते से लौटी थी। पहले दिन वो घर पहुंची थी तो उसके संपर्क में थी। वो सरकारी अस्पताल में टेम्परेचर की जांच करवाने पहुंची थी और हमें उसकी जानकारी भी दी थी। शिबा ने बताया मैं दिन में 2-3 बार उसे स्टूडेंट को फ़ोन करती थी। शुरुआत में उसकी कोई भी लक्षण नज़र नहीं आए, लेकिन 3-4 दिन बाद मैंने फ़ोन किया तो उसने बताया उसे गले में थोड़ा दर्द हुआ है। उसे तुरंत पूछा गया, बात जिले में मेडिकल अथॉरिटी को बताई गई और उसे अस्पताल ले गया। बाद में उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वो देश का पहला पॉजिटिव केस था। वक्त हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना,
एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा रद्द की गई है। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कोरोना की वजह से यह फैसला लिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द करने का संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, कांवड़ यात्रा आस्था की बात जरूर है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने कहा था, यह भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा कांवड़ यात्रा के कारण कोविड के अपनी जान लोग गंवाए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा स्थगित नहीं की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 19 को निर्देश दिए हैं। पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। योगी ने कहा था, कोरोना संक्रमण के संबंध में विशेषज्ञों के भविष्य और आकलनों में ध्यान देकर कांवड़ यात्रा कराई जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों की मौत में 27 दिन बाद अचानक उछाल आया है। सोमवार को 2024 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके पहले 2000 से ज्यादा लोग की मौतें 14 जून को सामने आई थी। तब तक 2329 लोगों की मौत दर्ज हो गई थी। इसमें 1481 मौत के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश से सामने आए थे। हालांकि राज्य में 1478 पुराने केस एडजस्ट करने की वजह से ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र में भी पहले ऐसा किया जा चुका है। वहाँ 9 जुलाई को पुरानी मौतों को एडजस्ट करने के बाद 738 मौतें का रिकॉर्ड कर दी गई है। इसके बाद भी देश भर में हुई मौतों का आंकड़ा 1207 तक पहुंचा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक मौतों में एडजस्ट करने की शुरुआत 17 मई को हो गई थी। इसके बाद जून में आखिरी 2 दिन और जुलाई की शुरुआती दिनों में लगातार 2 महीने पुरानी मौतों के आंकड़े छोड़े गए थे। इंदौर पुलिस की सरकारी वेबसाइट हैक कर ली गई थी। एक्सपर्ट के 6 घंटे वापस रिकवर कर लिया था। हैकर्स ने एडिशनल एसपी जोन 2 के सभी अधिकारियों का नाम के आगे हैक्ड बाय मोहम्मद बिल्ला की फ्री कश्मीर और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। प्रदेश के डीजीपी और आईजी इंदौर के प्रोफाइल की जगह तिरंगे झंडे की गलत तरीके से लगाया गया था। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया था। फिलहाल पुलिस इस पर अभी कुछ बोलने से इनकार कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। मंगलवार को हैकिंग की खबर पता चलते ही इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर टीम हरकत में आ गई थी। वह वेबसाइट रिकवर करने के बाद हैकर्स की जानकारी छुटाने की कोशिश कर रही थी। इस घटना के बाद पुलिस वरिष्ठ अधिकारी मीडिया से कोई चर्चा नहीं की थी। मोहम्मद बिलाल नाम पाकिस्तान हैकर से पहले दिल्ली बीजेपी की वेबसाइट भी हैक कर चुका है। नवंबर 2019 में दिल्ली बीजेपी की वेबसाइट हैक कर भी पाकिस्तान और कश्मीर जिंदाबाद लिखा गया था, बड़े शब्दों में लिखा गया था। 27 फरवरी याद है ना? बता दें, 27 फरवरी को संबंध में एक दुखद घटना हुई थी। इस दिन उन्मादी भीड़ ने गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी थी। इसके बाद गुजरात सांप्रदायिकता की आग में झुलस उठा था। अप्रैल 2018 में आंध्रा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी बिलाल ने ही हैक किया था। 15 अक्टूबर 2018 को गोवा बीजेपी वेबसाइट हैकिंग में बिलाल और उसकी पीसी का टीम का हाथ था। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई पहाड़ी राज्यों में बारिश का कहर जारी है। बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल में 10 घर बह गए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एमबीबीएस की छात्रा सहित 12 लोग लापता है। हिमाचल के नगरोटा बांगवा में 10 साल की लड़की बह गई है, जिसकी लाश 300 मीटर दूर मिली है। वही टूरिस्ट स्पॉट भागसुनाथ में भी 12 कारें और 1 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिलें बह गई है। धर्मशाला के चेत्रु गांव में मांझी नदी अपना रास्ता बदलकर सड़क पर बहने लगी है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के कारण सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी है। यहाँ नाव चलानी पड़ रही है। पटना सहित बिहार के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुजफ्फरपुर में तो हालात इतने खराब है कि सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हुए हैं। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच लोगों को नाविकों पर मनमाने पैसे वसूलने का आरोप लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है, मुजफ्फरपुर में जिस ढाव से मोहल्ले में बाढ़ जैसे हालात है,
वहाँ 10,000 लोग रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ 2 नावों का इंतजाम किया है। इसका फायदा प्राइवेट नाव चालक उठा रहे हैं। आमतौर पर 10 रुपये लेने वाले नाविक लोगों से 100 रुपये तक वसूल कर रहे हैं। नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार सियासी ड्रामा थम गया है। नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने मंगलवार को शपथ ली थी। हालांकि शपथ के 1 घंटे पहले देउबा ने अपने अपॉइंटमेंट लेटर भी संवैधानिक के जिक्र नहीं किया था। बात पर शपथ लेने से इनकार कर दिया था। इनके पहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संविधान के आर्टिकल 76(5) के मुताबिक मंगलवार सुबह देउबा की नियुक्ति की मंजूरी दी थी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन्हें 2 दिन के भीतर प्रधानमंत्री बनने का आदेश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट में भंग पड़ी थी संसद को बहाल कर दिया था। नेपाल में 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके देउबा भारत समर्थक माना जाता है। 2017 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वे दिल्ली आकर पीएम मोदी से मिले थे। देउबा भारत के साथ आर्थिक रिश्तों से लेकर मधेशियों के मामले में नरम रवैया दिखाते हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। नेपाली संसद के पिछले 5 महीने में दूसरी बार भंग की गई थी। उन्होंने 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति के फैसले के बाद खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज्यादा पिटीशन लगाई गई थी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से दायक का आचिर की गई थी। संसद को बहाल करने और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसके पहले पाकिस्तानी आर्मी के कैप्टन समेत 12 जवानों की मौत हो गई है। 15 जवान घायल होने की खबरें भी मिली है। घटना सोमवार की बताई जा रही है। आतंकियों ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर को बंधक बना लिया है। हमले के पीछे प्रतिबंधी आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आतंकवादियों ने सेना के कुछ जवानों को बंधक बनाया है। बताया जा रहा है इस घटना में 28 बलोच रेजिमेंट के कैप्टन अब्दुल बासित की मौत हुई है। बताया जा रहा है तालिबान पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर को बंधक बनाया है, जिसे छुड़ाने के लिए सेना ने ऑपरेशन चलाया है। हालांकि यह सफल नहीं हुआ और पाकिस्तानी आर्मी से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें टीटीपी पाकिस्तानी में कई आतंकी हमले के पीछे रहा है, जिसके हाल में केटा के सेरेना होटल में पास बम विस्फोट भी किया था। यह चीनी अधिकारी भी ठहरे हुए थे। पाकिस्तानी सेना ने बताया कि खैबर पख्तून में कुरमम जिले में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद यहां ऑपरेशन शुरू किया गया। फायरिंग के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 2 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान सेना का दावा है गोलीबारी के दौरान 25 साल के कैप्टन बिलाल और 22 वर्षीय सिपाही हजरत बिलाल शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है और ऑपरेशन जारी है। वक्त हो चुका है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जब भी घर से बाहर जाएं, याद रखें कि कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन पूरी तरह करना है और अच्छी तरह करना है। यानी मास्क पहनकर रखें, दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखें और समय समय पर हाथ साफ करें ताकि हम और हमारा परिवार कोरोना से बचा रहे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। देश में कोरोना के आंकड़े फिर आगाह कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 40,215 नए मरीज मिले हैं, 45,338 ठीक हुए, जबकि 623 लोगों ने जान गंवाई है। केरल में सबसे ज्यादा 14,539 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही यह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या टॉप पर पहुंची है। अब यह 1,15,124 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र 1,04,406 एक्टिव केस के साथ दूसरे नंबर पर है। देश में 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यहाँ पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। सीबीआई व व्यापम के विशेष न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत ने फर्जी हस्ताक्षेप के कोर्ट के आदेश बनाकर आईएएस बने हैं संतोष वर्मा के मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वर्मा के बारे में पता चला है कि वह एक आशिक मिजाज अधिकारी है। जहां भी उसकी पोस्टिंग हुई है उसने वहीं पर रासलीला रचा ली है। वर्मा ने 4 शादी की है और एक युवती को अपने प्रेम जाल पर फंसा रखा है। शादी करने वालों में से एक उसके यहाँ काम करने वाली बाई भी शामिल है। पुलिस पूछताछ में वह खुद करने लगी आरोपों को 3 नकार रहे, लेकिन उसके कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। रिमांड खत्म होने के पुलिस उसे बुधवार को कोर्ट में पेश करेगी। खुद सूत्रों के माने को 1-2 बार उस पर निलंबन की गाज भी गिर चढ़ती है। जानकारी अनुसार वर्मा की 4 शादी और एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखा है। रीवा में सांख्यिकी अधिकारी के रहते हुए वर्मा को उन्हीं में यहाँ काम करने वाली युवती ने प्रेम हो गया था, जिसके बाद वे विवाह बंधन में बंध गए थे। इसके बाद जब वे डिप्टी कलेक्टर बने तो उन्होंने एक नहीं 2 बार ब्याह रचा था। कुछ समय बाद वर्मा को हरदा की रहने वाली एक युवती से प्यार हुआ गया था। पता चला कि इस युवती ने वर्मा को इतने फिदा हो गए थे कि उनको करोड़ों रुपए पे लौटा लिए थे। हालांकि युवती ने जब शादी को कहा तब वो मुकर गए थे। इस गुस्साई लड़की थाने पहुंच गई थी, वर्मा को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। मध्य प्रदेश में अब पारिवारिक मामलों में लोग थाने आने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश पुलिस एक पायलट प्रोजेक्ट का संचालन करने जा रही है। इसमें पुलिस और ऊर्जा डेस्क के आने वाले मामलों को ऑनलाइन मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी, इसलिए दोनों पक्षों को घर से ही अपना पक्ष रखना होगा। इसके थाने में झगड़ा या विवाद होने की स्थिति खत्म हो जाएगी। महिला प्रकोष्ठ भोपाल की डीएसपी निधि सक्सेना ने बताया कि भारत इस तरह से पहली पहल है। इस परियोजना को शुरू करने से पहले भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को 3 जिलों से अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। सफल होने के बाद इसमें विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां आम जनता को अपने विवादों को पूरी तरह से ऑनलाइन हल करने का अवसर मिलेगा। इसका फायदा यह होगा, लोगों को समय की बचत होगी, यह वहाँ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन होने से मामलों में शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश सिविल विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया जा चुका है। इसमें महिला अपराध प्रकोष्ठ जिला भोपाल के सहयोग जिला विभिन्न थाने में संचालित महिला ऊर्जा डेस्क संचालकों को ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी। सभी को इसके फायदे और उसके उपयोग के लिए बताया गया था। भोपाल के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने जिला योजना समिति की पहली समीक्षा बैठक में मंगलवार को एम्स के डायरेक्टर सरवन सिंह को लेकर हंगामा किया है।
भाजपा कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों में एक सुर में एम्स के डायरेक्टर को हटाने की मांग की है। इस पर मंत्री ने कलेक्टर को डायरेक्टर हटाने का सर्वसम्मति का प्रस्ताव बनाकर स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने को कहा था। वही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी कहा था वह डायरेक्टर को हटाने के लेकर दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगी। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों के साथ भोपाल जिले की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, विधायक पीसी शर्मा, विश्वास सारंग, रामेश्वर शर्मा, कृष्णा और शामिल हुए थे। बैठक में कलेक्टर अविनाश लवनिया कोरोना संक्रमण को रोकने की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जानकारी दी थी। सभी ने सांसद के एम्स डायरेक्टर डॉक्टर सरवन सिंह को कार्य प्रणाली को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था आपकी तैयारी ठीक है, लेकिन कोरोना काल में एम्स डायरेक्टर ने अपनी मनमानी की है। एम्स में कोरोना की दूसरी लहर का समय अव्यवस्थित है। मरीजों को आज भी ब्लैक फंगस और इंजेक्शन के लिए भटकना पड़ रहा है। सांसद ने कहा उन्होंने जनप्रतिनिधियों को फोन तक नहीं उठाए। इसका कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा डायरेक्टर फोन करने का बावजूद 2 दिन तक जवाब तक नहीं देते। इस बात का पीसी शर्मा ने भी समर्थन किया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से उनकी राय ली थी। उसके बाद कलेक्टर को जिला योजना समिति की तरफ से जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से डायरेक्टर को हटाने का प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को भेजने को कहा था। वही सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि डायरेक्टर की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर भ्रष्टाचार से लिप्त है। उन्होंने कहा समिति डायरेक्टर को हटाने का प्रस्ताव बनाकर भेजेगी, लेकिन वह इस मामले में खुद दिल्ली जाकर स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेगी और डायरेक्टर को हटाने की मांग करेगी। पिछले कई दिनों से मानसून आने का इंतजार कर रहे सिकसरवासी पहली बारिश में लापरवाह नजर आए हैं। फतेहपुर के रेलवे अंडरपास के नीचे पानी भरे हुए के बाद रोडवेज और प्राइवेट बस को उसमें उतार दिया है। सवारियों से भरी बस पानी में तैरने लगी थी। बरसाती पानी के अंदर तक घुस गया था। स्थानिक लोगों की मदद से क्रेन के जरिए सवारियों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं रामघाट के शेखावाटी में शाम को खेतों में बकरी चरा रही एक महिला पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। महिला के मौके पर मौत हो गई थी। 2 घंटे के तक मूसलाधार बारिश में प्रशासन की पूरी तरह से प्रशासन की पोल खुल गई थी। शाम को फतेहपुर हुई बरसात के कस्बे में हर जगह पानी भर गए थे। रोडवेज बस स्टैंड, मंडावा पुलिया, नवलगढ़ पुलिया, पुराना सिनेमा हॉल चौराहा कई जगहों पर पानी भरने की खबरें मिली थी। 2 इंच करीब हुई बारिश में रोडवेज बस स्टैंड पर आशाराम मंदिर, लक्ष्मीनाथ ऑटोमोबाइल डील झील बन गया था। पानी से बचने के लिए इलाके में 500 से अधिक दुकानें बंद करनी पड़ी थी। तेज बरसात के मामले में करीब 5 फीट अधिक पानी भर गया था। पर निजी बस, एक रोडवेज बस अपना सामने वाले की पानी में फंस गई थी। निजी बस में से 18 और रोडवेज में 20 यात्री सवार थे। नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी ईओ मोहम्मद मौके पर पहुंचे थे। नगरपालिका के संसाधन लगातार यात्रियों को निकाला गया था। खबरों में सिर्फ इतना ही। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।